SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर मेंटर भावना शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो चलिए आज की हमारी पहली कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज के हमारे विषय का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। आपने इस विषय को अपनी पिछली कक्षाओं में कई बार पढ़ा है। आज हम इस पे कुछ गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी कौन होता है? सामाजिक प्राणी का अर्थ होता है वह प्राणी जो समाज में रहते हैं। जैसे आप, मैं, हम समाज में रहते हैं। हम बिना समाज के नहीं रह सकते। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, उसको दूसरों के साथ की आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। तो समाज में रहते हुए वह एक दूसरे से अपने भावों, विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम भाषा कहते हैं। यानी कि विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी कि हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं और संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं। इन्हीं को हम भाषा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का एकमात्र साधन भाषा कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप। प्यारे बच्चों, हमारी भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन सा? पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। आइए मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं। मौखिक भाषा का अर्थ होता है वह भाषा, यानी कि जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर करते हैं, उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपको बोलकर पढ़ा रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हैं, तो यह हमारी भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वार्तालाप, बातचीत करना, संवाद, भाषण, यह सभी हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इसी प्रकार हमारी लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर या लिखा हुआ पढ़कर समझते हैं, उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। इसका एक उदाहरण हमारा यह बोर्ड भी है। यहाँ पर लिखकर यहाँ पर ये लिखा हुआ है और इसी को मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यह भाषा का लिखित रूप है। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, दुकानों पर लगे विज्ञापन बोर्ड। आपने देखा होगा दुकानों पर बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड लगे होते हैं, वह भी पढ़ने के लिए लगे होते हैं, तो वह लिखित भाषा में होते हैं। तो यानी कि जब हम अपने विचारों को लिखकर समझते हैं, उन्हें ही हम लिखित भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, मौखिक भाषा को सुनकर समझा जाता है और लिखित भाषा को लिखकर समझा जाता है। आइए पढ़ते हैं बोली के बारे में। बच्चों, बोली किसे कहते हैं? बोली का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको ही हम बोली कहते हैं। प्यारे बच्चों, बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है, हमारी भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जैसे हम कह सकते हैं भोजपुरी। भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, यह
बोली है। इसी प्रकार हरियाणवी, यह भी कोई भाषा ना होकर यह भी बोली है, क्योंकि यह किसी क्षेत्र विशेष में ही प्रयोग में लाई जाती है। इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं होता है। बोली भाषा का ही एक रूप है। अंतर केवल इतना है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है जो किसी एक क्षेत्र में बोली जाती है। भारत में 28 बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन सभी के पास अपनी अपनी लिपि नहीं है। प्यारे बच्चों, बोली केवल बोलने में प्रयोग में लाई जाती है, ना तो इसमें साहित्य की रचना होती है और ना ही इसकी कोई लिपि होती है। बोली में अगर साहित्य की रचना होती भी है तो उसको उपभाषा का दर्जा दिया जाता है। बहुत सी ऐसी बोलियां हैं जो केवल बोली ही जाती हैं, इनका कोई लिखित रूप नहीं होता। तुलसीदास जी और सूरदास जी जैसे महाकवियों ने अवधी, ब्रज इत्यादि बोलियों में साहित्य की रचना करी और फिर इनको किसका नाम दिया गया? इनको उपभाषा का नाम दिया गया, परंतु इनका प्रयोग बहुत अधिक नहीं किया गया, इसलिए वापस इन्हें बोली में ही शामिल कर लिया। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। आइए अब देखते हैं उपभाषा, यानी कि जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होती है तो उसको ही हम उपभाषा कहते हैं। कई विद्वान उपभाषा को विभाषा अथवा प्रांतीय भाषा के नाम से भी बुलाते हैं, यानी कि उपभाषा के दो पर्यायवाची हैं, विभाषा और प्रांतीय भाषा। आइए देखते हैं हिंदी की कुछ प्रमुख उपभाषाएं, जैसे कि राजस्थानी। इसकी उपभाषाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, यह इसकी बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, यह पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। इसी प्रकार पश्चिमी हिंदी की बोलियां पढ़ते हैं। बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, राजस्थानी। इसी प्रकार पहाड़ी, पहाड़ी भाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं? हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि बोलियां आती हैं। इसी प्रकार बिहारी, इसमें भोजपुरी, मैथिली, मगही, आंगिका इत्यादि बोलियां सम्मिलित हैं। आइए अब राष्ट्रीय भाषा हिंदी के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक घोषित नहीं किया गया है। हिंदी को भारत की राजभाषा के नाम से ही जानते हैं। तो राजभाषा कौन सी भाषा होती है? राजभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश में सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाई जाती है। 14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आइए हिंदी के बारे में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत की कुल आबादी के 60% से अधिक लोग हिंदी जानते हैं और समझते हैं, यानी कि भारत में सबसे अधिक प्रयोग हिंदी का ही किया जाता है। इंटरनेट पर कई वेबसाइट हिंदी में उपलब्ध हैं। भारत के बाहर कई देशों में हिंदी बोली जाती है। प्यारे बच्चों, भारत में ही हिंदी का हम कह सकते हैं कि जो हिंदी है वह केवल भारत में ही ना बोलकर अपितु अन्य देशों में भी बोली जाती है, यानी कि हिंदी भाषा का क्षेत्र इतना सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र विस्तृत है, यह विश्व स्तर पर बोली जाती है। विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। भारत में टेलीविजन पर हिंदी कार्यक्रम ही सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, नेपाल आदि देशों में तो हिंदी लोकप्रिय है ही, अपितु अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी हिंदी समझने वाले हजारों लोग हैं।
यहाँ हमारी कुछ भाषाएं दी गई हैं, कुछ जो हमारी भारतीय हैं और कुछ दी गई हैं जो हमारी विदेशी भाषाएं हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहले पढ़ते हैं भारतीय भाषाओं के बारे में। उर्दू, ओडिया, कश्मीरी, कोंकणी, तमिल, डोगरी, गुजराती, असमिया, कन्नड़, बोडो, मणिपुरी, बंगला, नेपाली, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, मराठी, मैथिली, सिंधी, संथाली, हिंदी, संस्कृत, यह सभी भाषाएं हमारी भारतीय भाषाएं हैं। चलिए विदेशी भाषाओं के बारे में भी पढ़ते हैं। चीनी, जापानी, अंग्रेजी, अरबी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच, यह हमारी विदेशी भाषाएं हैं। आइए अब लिपि के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। यानी कि भाषा को लिखित रूप देने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। सबकी लिपि एक नहीं होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। प्यारे बच्चों, हमारी कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि एक ही है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। और हमारी देवनागरी लिपि है जो इसका विकास बहुत पुरानी लिपि, प्राचीन लिपि ब्राह्मी से हुआ है। आइए कुछ भाषा और उनकी लिपियां पढ़ते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। अंग्रेजी की लिपि रोमन। उर्दू की लिपि फारसी। नेपाली की लिपि देवनागरी। इसी प्रकार कश्मीरी की लिपि शारदा, मराठी की लिपि देवनागरी, तमिल की लिपि तमिल, बंगला की लिपि बंगला। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया कि यहाँ पर नेपाली की लिपि भी देवनागरी है और हमारी मराठी की लिपि भी देवनागरी है, हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ भाषाओं की लिपि एक जैसी भी होती है, परंतु सभी भाषाओं की लिपि एक नहीं होती है। व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जब हम भाषा को लिखित रूप प्रदान करते हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं। अगर हम उन नियमों को न माने या हमें उन नियमों का ज्ञान ना हो तो हम भाषा को गलत रूप से लिखेंगे। यानी कि जो व्याकरण है वह हमें कुछ नियमों को प्रदान करता है। यानी कि व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध और अशुद्ध रूप में अंतर कर सकते हैं। भाषा और व्याकरण के बीच गहरा संबंध है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है और उसके अपने नियम होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए हमें नियमों की आवश्यकता होती है और यह नियम हमें व्याकरण के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान हमें कराता है। व्याकरण भाषा को सीखने का एक अच्छा साधन है। व्याकरण के द्वारा किसी भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को सही रूप से लिख सकते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध और परिष्कृत करने उसके मानक रूप प्रदान करता है। जो हमारी व्याकरण है वह हमारी भाषा को शुद्ध और परिष्कृत रूप प्रदान करती है। व्याकरण के द्वारा भाषा का नियमबद्ध, सुव्यवस्थित और श्रेष्ठ रूप प्रकट होता है। यानी कि नियमबद्ध तरीके से जब हम लिखना सीखते हैं वह हमें केवल व्याकरण के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। व्याकरण भाषा की प्रकृति का
विश्लेषण करता है। व्याकरण भाषा के आधारभूत नियमों का पता लगाकर शब्दों के अशुद्ध प्रयोग पर कड़ा अनुशासन लगाता है। प्यारे बच्चों, हमारे व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों ज्ञान प्राप्त करते हैं, वर्ण कौन कौन से हैं, कितने भेद होते हैं। इसी प्रकार शब्द विचार में हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सीखते हैं और हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार वाक्य विचार, इसमें हम वाक्यों की संरचना सीखते हैं, यानी कि शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं, वाक्यों के भेदों के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। आइए एक नजर साहित्य पर डालते हैं। तो साहित्य क्या होता है? हमारे पूर्वजों, हमारे गुरुओं, हमारे वैज्ञानिकों, विद्वानों के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान कोश ही साहित्य कहलाता है। यानी अगर हम सरल भाषा में जाने तो हम कह सकते हैं उनके द्वारा लिखा गया ज्ञान कोश। जैसे हम बोल सकते हैं हमारी रामायण है, हमारी महाभारत है, ये हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं और यह ग्रंथ हमारे पास लिखित रूप से मौजूद हैं। तो यह हमारा क्या है? यह हमारा ज्ञान कोश है, इसलिए इन्हें हम साहित्य कहते हैं। साहित्य में होता क्या है? यानी कि हमारे पूर्वज हमारे साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। किसी भी भाषा के संचित ज्ञान कोश को हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे साहित्य की 2 विधाएं हैं, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। यह हमें पद्य साहित्य का एक उदाहरण दिया हुआ है। यानी कि जो हमारा पद्य साहित्य है उसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं? गीत, दोहे, सौरठा, छंद, चौपाइयाँ, कविताएं, यह किसमें शामिल होती हैं? पद्य साहित्य में शामिल होती है। इसी प्रकार जो हमारा गद्य साहित्य है इसमें क्या होता है? एक बार इसे पढ़ते हैं। झांसी की रानी एक वीरांगना थी, वह एक वीर औरत थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इस लड़ाई में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श स्थापित किया। यह हमें क्या दे रखा है? यहाँ हमें गद्य साहित्य का एक उदाहरण दे रखा है। तो हम कह सकते हैं गद्य साहित्य में क्या क्या शामिल होता है? पत्र, रेखाचित्र, संस्मरण, उपन्यास, एकांकी, यह सब हमारे गद्य साहित्य में ही सम्मिलित होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पद्य साहित्य और गद्य साहित्य में अंतर करना आ गया होगा। एक बार दोहराते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं आपके साथ अभी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रही हूँ, यह भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हम तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। भाषा को शुद्ध पढ़ने व लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान न हो तो जो यह लिखा हुआ है इसमें भी हम गलतियां नहीं निकाल सकते कि क्या सही है क्या गलत है, हम इसमें अंतर नहीं कर सकते। किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को उस भाषा का साहित्य कहा जाता है। साहित्य की 2 विधाएं होती हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। प्यारे बच्चों, आज हमने भाषा, लिपि, व्याकरण, बोली, साहित्य इत्यादि के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।